हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। हमें कोई भी एटम दे रखा है तो किसी भी एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर उसमें से मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, कि उन पे मास क्या रहता है, उन पर चार्ज क्या रहता है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर वीडियो देखें। यदि वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी भी एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि किसी भी एटम के 3 पार्टिकल्स हमने पढ़ लिए, और उन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से ही किसी भी एटम की आइडेंटिटी डिफाइन की जाती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इनको रिप्रेजेंट करने की, तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे इसके एक्स की, तो एक्स यहाँ पे ये जो सिंबल है ये क्या है, ये है सिंबल ऑफ एटम। ठीक है, अभी आप केवल समझ लीजिए कि ये जो सिंबल है वो किस किस को डिफाइन करते हैं। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पर Z की, तो Z को यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या है यहाँ पे, Z है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और A की यदि मैं बात करूँ तो A होता है मास नंबर। क्या है, मास नंबर। जैसे यदि मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, अब यदि मैं बात करूं इसको कि यहाँ पे जो है सिंबल ऑफ एटम क्या है, सिंबल ऑफ एटम है ये, यानी ये जो है ये सोडियम का सिंबल है Na। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं एक Z की, Z क्या है यहाँ पे, Z है 11, यानी इसका मतलब ये जो हो गया, ये हमारे पास क्या रह गया, एटॉमिक नंबर। और अब मैं बात करूं यहाँ पे मास नंबर की, यानी इसे एटम का मास कितना है, तो मास नंबर यहाँ पे है 23, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू है वो है A, यानी ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, मास नंबर की। अब बात करूं मैं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। यानी उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और यदि मैं मास नंबर की बात करूं, तो किसी भी एटम का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या ये इन इन सबको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। यानी जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। अब हमसे इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमें कोई भी एटम दे रखा होगा और वो पूछ लेगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने होंगे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। अब यदि मैं बात करूं सबसे पहले, यदि न्यूट्रल एटम की यदि मैं बात करूं, यदि यहाँ पे मैं लिखूं फॉर न्यूट्रल एटम, ठीक है, यदि मैं बात करूं यहाँ पे न्यूट्रल एटम की, तो उसके लिए क्या होता है कि जो है मास, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जैसे मैं अपने वो पुराने वाले एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं कि इसमें से यदि हमें कैलकुलेट करने को यदि बोला जाए कि जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, और सोडियम, अब इसमें से यदि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे मैं यहाँ बारी बारी लिख देता हूँ कि सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने पढ़े
कि जो जेड होता है एटॉमिक नंबर, उसके बराबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड क्या है 11, यानी इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर, और जेड हमारे पास कितना है 11। अब ये जैसा कि हमें पता है कि ये न्यूट्रल एटम है, सोडियम अभी क्या है, न्यूट्रल एटम है। तो मतलब जैसे इस पे कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, इसको न्यूट्रल है। और न्यूट्रल एटम के लिए हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। इसका मतलब यदि मुझसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि काउंट करने हैं इसमें, तो मैं क्या कहूँगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे जितने कितने हो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या होगी, z के इक्वल होगी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास दे रखा है a के बराबर। तो हम क्या a में से यदि z माइनस कर लेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि मैं माइनस करूंगा, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन माइनस हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें a माइनस जेड, यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। इसका मतलब यदि मैं यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है हमारे पास जेड की, ए कितना है 23, यानी 23 माइनस हमारे पास ए, जेड माइनस करना है, जेड कितना है 11, यानी इसका मतलब यहाँ से यदि मैं वैल्यू निकालूं तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 12, यानी इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 12 होगा। यदि एक सवाल और पूछ ले हमसे ये क्वेश्चन कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी ए के बराबर, यानी जो ये ए वैल्यू है 23, यही क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था ये। अब बात करते हैं, ये तो होगी न्यूट्रल एटम की। अब बात करते हैं हम, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, यदि मैं 1H1 यानी हाइड्रोजन यदि मैं लूँ, तो इसमें यदि मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा मेरे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 1। यदि मैं इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 1। अब यदि मैं बात करूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है जेड, ए माइनस जेड, यानी ए कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 माइनस 1। इसका मतलब जो है हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। तो इसी तरीके से हम, यदि मैं ड्यूटीरियम ले लूँ तो इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी का आइसोटॉप है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 1 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि मैं काउंट करूँ तो हमारे पास 1 ही होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल, हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रल स्पीसीज या न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो हो जाएगा 2 माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे वो आ जाएंगे 1। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, इसी का आइसोटॉप है, हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है। तो इसमें यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि कैलकुलेट करूँ तो इसी के बराबर। अब यदि मैं बात करूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो हमारे पास होगा 3 माइनस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे वो निकल के आ जाएंगे 2। तो हमने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में भी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए। ठीक इसी तरीके से यदि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछे तो जेड के बराबर, सॉरी ए के बराबर जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएगी। तो ठीक है, आगे बात करते हैं आयंस की। ये तो होगी बात न्यूट्रल एटम की। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आयंस की। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयंस का फॉर्मेशन होता कैसे है। जैसे यदि मैं बात करूं यहाँ पे कैटाइंस और एक लिख दूं मैं एनाइंस। हमें पता है कि कैटाइंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
सीधी सी बात है, कोई भी एटम अपने में से यदि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लेगा, क्या लिख सकता हूं मैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे जो फॉर्मेशन होगा, जैसे हमारे पास कोई ए एटम है, ठीक है, ए एटम है, इसमें से यदि मैं बात करूं कि इसको यदि एक इलेक्ट्रॉन यदि इसने रिलीज कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, तो इसका मतलब जो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर ये जो है कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कैटाइन बना लेगा। और जैसे यदि मैं बात करूं एनाइन का, तो एनाइन कैसे होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम यदि इलेक्ट्रॉन का गेन कर देगा तो वो जो है एनाइंस का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन कैसी है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और किसी भी एटम यदि कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को यदि गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब एनाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कोई भी एटम ए है, उसने यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो जो है वो एनाइंस बना लेगी, क्या बना लेगी, एनाइंस, एनाइंस का फॉर्मेशन कर लेगी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे, किसके बराबर रहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमने पढ़ा कि जो है एटॉमिक नंबर है Z, उसके बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। अब यहाँ जो बात आ जाती है वो हो जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर रहेंगे। अब यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ किसके बराबर होंगे, कि जैसे कैटाइंस है, यहाँ लिख देता हूं मैं कि कैटाइंस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैटाइंस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे कैलकुलेट होंगे कि जो Z होगा उसमें हम, जैसे किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यानी हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो कैटाइन के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जैसे यदि उसका एटॉमिक नंबर यदि Z है, ठीक है, Z में से हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने लूज किया है एक इलेक्ट्रॉन की वहां कमी होगी है। तो इसी तरीके से यदि मैं बात करूं एनाइंस की, तो एनाइंस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनाइंस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, मतलब जो हमने न्यूट्रल एटम के लिए Z हमने एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, उसमें हम एक ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास एनाइंस है, एनाइंस में Z होगा, वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए, उसमें हम एक ऐड कर देंगे, या एक नहीं लिखना चाहिए सॉरी, जैसे जो नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए, और यहाँ पे यदि मैं जैसे लिख देता हूँ कि y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कैटाइंस और एनाइंस के हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे काउंट कर सकते हैं। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल को, बहुत ही, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, जैसे न्यूट्रल एटम के लिए हमने काउंट किए, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी काउंट करना है। लेकिन बात आ जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है O2-, ठीक है, इसमें यदि मुझसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो सबसे पहले जैसे सब काउंट कर लेते हैं, प्रोटॉन भी काउंट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करने की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से कैसे काउंट करूंगा, कि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें पता है कि ऑक्सीजन को 8 और 16 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्या हो गया, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और 8 यहाँ पे क्या है, 8 है एटॉमिक नंबर और 16 है मास नंबर। इसका मतलब हमारे पास यदि प्रोटॉन्स काउंट करने हैं तो वो किसके बराबर होंगे, वो इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। यानी यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, वो 8 आ जाएगी। अब यदि मैं बात करूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या देगा, ये क्या है एनाइन, और एनाइन में हम क्या करते हैं, जो Z होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसने गेन किए वो हम ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो है Z क्या है, हमारे पास 8 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए इसने, यानी 2-, यानी इस पे -2 चार्ज है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। इसका मतलब यदि मैं यहाँ 2 प्लस करूँ तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो O2- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 10।
हमने न्यूट्रल एटम में कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पे जो एनाइंस है उस पर कितना चार्ज है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की, तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास क्या होंगे, 16, कोई ए के बराबर मास नंबर के बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इस बार हम कैटाइन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम +3, ठीक है। अब हमारे पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एल्यूमिनियम को ऐसे लिखा जाता है 1327। इसका मतलब क्या हो गया, Al जो है ये है एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम है, और हमारे पास 13 है वो है एटॉमिक नंबर, और 27 है मास नंबर। इसका मतलब यदि मुझसे यहाँ पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें काउंट करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे, Z एल्यूमिनियम क्या है +3, यानी +3 चार्ज कब आया होगा, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा इसे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे, तभी तो इसके ऊपर +3 चार्ज आया होगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं, Z माइनस उतने इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करने हैं जितने यहाँ पे उसने लूज किए हैं। इसका मतलब Z माइनस हमारे पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन का इसे लूज किया, इसके लॉस हुआ इसको 3 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल के क्या आ जाएंगे, Z हमारे पास है 13 - 3। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे वो 10 होंगे, 13 नहीं होंगे, क्योंकि ये कैटाइन है, और कैटाइन में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं, -3 करके। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 निकल के आएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है एनाइन ले लेते हैं, NO3-। अब हमने ये एनाइन लिया है, ठीक है। अब इस एनाइन में हमें नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। इसका होता है 8 और 16, नाइट्रोजन का होता है 7 और 14। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी, बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है पीरियोडिक टेबल में आप देखना, यही होता है इनका एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करने की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 7 प्लस, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3। यानी एक ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होते हैं, तो 3 के पास कितने होंगे, 8 × 3। इसका मतलब ये जो निकल के आएगी वैल्यू, ये हमारे पास किसकी निकल के आ जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, 7 + 24। यदि इसको मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 31। यानी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने होंगे, 31 होंगे। अब यदि मैं बात करूं कि हमारे पास यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करूंगा, नाइट्रोजन में हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन एक यहाँ पे न्यूट्रल है, ये जो माइनस चार्ज है ये किस पे है, ऑक्सीजन पे है, ठीक है। तो अब यदि मैं बात करूं कि नाइट्रोजन एक न्यूट्रल है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे, 7 प्लस, अब ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ऑक्सीजन के पास 3 ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव है। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन है, 3 पे कितना हो गया, 8 × 3। यानी ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस और करना होगा जो इस पे चार्ज होगा, क्योंकि ये एनाइंस है, और एनाइंस में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करने हैं, जो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमने ऐड किए, तो यहाँ पे माइनस, यानी इसका मतलब क्या हो गया, -1। यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का इसने गेन किया। इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास निकल के आएगी 31 + 1, यानी इसका मतलब 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने निकल के आ गए, 32। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी है, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे तो आराम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करना आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच।